खुश आमदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। यकुम जून माफ़ कीजिएगा, इतवार का दिन सन 2025 में हूँ आपका मेज़बान इशफाक और हस्ब वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जे के लेकर। और आज भी अहम तरीन ख़बरों पर हमारी नज़र रहेगी। बात जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पर भी होगी, बात भारत के अंदर पैदाशुदा सूरत हाल की भी होगी, बात भारत पाकिस्तान की भी होगी। आप 10 बजे तक हमारा साथ देंगे और आखिरी 15 मिनट आपके साथ हम देंगे, आपकी फ़ोन कॉल्स को सुनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमती इदारे आपकी आवाज़ को सुने, आपके मसाइल को सुने और उन मसाइल का हल भी निकालें। यानी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला 9:45 के फ़ौरन बाद शुरू होगा। आज इतवार है और मुझे उम्मीद है कि आज कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम कर सकें। प्रोग्राम का तय फॉर्मेट है। सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट पर आते हैं तो बात करते हैं ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे की। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। जी आसिफ। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। इतवार का दिन, उम्मीद और दुआ के सब बहुत अच्छे और बेखैर वाफियत होंगे। शुरुआत ज़रा हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे और उसके बाद आज के मौज़ूआत पर या ख़बरों की तरफ सबसे पहले चलेंगे। आज का जून का पहला दिन है। 1941 में आज के दिन बरतानवी फ़ौज ने इराक़ की दारुल-हुकूमत बगदाद पर कब्ज़ा किया था। बाद में एक तवील मुद्दत के बाद इस हिस्से को छोड़ा भी गया। इसके 7 बरस बाद 1948 में इसराइल और अरब ममालिक जंगबंदी पर रजामंद आज के दिन हुए। 1938 में आज ही के दिन सुपरमैन एक्शन कॉम्स का पहला शुमारा शाया हुआ, दुनिया के सामने आया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई आज के दिन शुरू हुई। इसके 100 बरस बाद 1935 में बरतानिया में पहली बार आज के दिन बार ड्राइविंग टेस्ट मुतारिफ कराया गया। साल 1819 दिन आज का यकुम जून को बंगाल के अंदर आज ही के दिन सरामपुर कॉलेज कायम हुआ और इस तरीके से तदरीसी अमल यहाँ पर भी शुरू हुआ। 1869 में आज के दिन थॉमस एंडरसन ने वोटिंग मशीन को पेटेंट कराया और बाद में जाकर जिसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वक्त गुजरने के साथ साथ बना दिया गया। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी आज के दिन तहलील कर दी गई। इसके 6 बरस बाद 1880 में पहले पे फोन सर्विस का आगाज आज के दिन हुआ। यकुम जून 1880 को शुरुआत यूरोप और अमेरिका से की गई। 1916 में जर्मनी की फौज ने आज ही के दिन वर्दोन के फोर्ट वॉक्स पर हमला किया। साल 1927 यकुम जून अमेरिका और कनाडा के दरमियान अमन ताल्लुकात बहाल हुए और दौरे हाजिर में जो सूरत हाल है इसकी बुनियाद दरअसल 100 बरस कबल यहीं से हुई। बाद में जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कनाडा को शामिल करने की बातें तक दोबारा अमेरिकी सदर आज कर रहे हैं। 1929 में बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नरगिस दत्त की पैदाइश आज के दिन हुई। फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग उनको याद कर रहे हैं, उनकी जो खिदमात रही हैं उनको खराजे अकीदत पेश किया जाता है। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बातें, अहम तरीन मालूमात या जो वाक़यात हैं वो आपके सामने हमने रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ख़बरों की शुरुआत होगी और सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के ताल्लुक से। मौजूदा वक्त में गुज़श्ता 20 से 25 दिनों के दौरान भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बीच जहाँ पर सिविल हुक्मरान या फिर जो टॉप लेवल के जो ब्यूरोक्रेट्स माजी में रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, वो डेलीगेशंस का हिस्सा बनकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ फौज भी ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बता रही है कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन इसी ब्रीफिंग के दौरान एक बड़ी बात सामने आई जिस पर मरकजी हुकूमत को इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से ज़बरदस्त मज़ाहमत पेश की जा रही है। इशफाक, बिल्कुल, खबर का आगाज़ करते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के उस बयान से जो उनकी तरफ से सिंगापुर के अंदर दिया गया है। और बयान सिंगापुर के अंदर पेशमंदर और पशमंदर के बीच में जब सुनेंगे तो बड़ी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन सबसे पहले ज़रा बयान की बात करते हैं। मिलिट्री चीफ की तरफ से जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ के कार्रवाइयाँ की गई हैं उस पर एक बड़ा बयान दिया गया है और ये साफ किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के जेट्स को यानी हवाई जहाज़ को नुकसान पहुंचा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इसको टेक्निकली जब आप खंगालेंगे तो ये बड़ी बातें होती हैं, लेकिन फ़िलहाल CDS अनिल चौहान साहब की तरफ से जो बात कही गई है कि कुछ एयरफोर्स के जहाज़ों को नुकसान ज़रूर पहुंचा है, लेकिन जब आप जंग में होते हैं तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये भी कहा गया। ताहम ये जो बात पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कही गई कि 6 वॉर प्लेन्स को गिराया गया, इसकी उन्होंने
तरदीद की है। एक तरफ से तरदीद की कि कोई भी 6 जहाज नहीं गिरे हैं, दूसरी तरफ से ये कहा कि कुछ IAF के जेट जो हैं वो ज़रूर ख़राब हुए हैं, जो डाउन करने पड़े हैं। तो ये बड़ा टेक्निकल आंसर उनकी तरफ से दिया गया है। कॉन्फ्लिक्ट के बारे में उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया कि किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वॉर तक दोनों मुल्क नहीं पहुंचे थे। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन पाकिस्तान के साथ खुली पड़ी है। सिचुएशन को ठीक करने के लिए, आसान बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी साफ कर दिया कि जो गलतियां हुई जिसकी वजह से कुछ जहाज़ नीचे गिरे, जो अब इतलात आ रही है वुयन में एक था, रामबन के इलाके में एक था, इसी तरीके से दीगर मकामात पर कुछ एयरफोर्स के जहाज़ गिरे थे। तो उसके बाद ही कहा गया कि उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया गया और वापस जब क्विकली हिट किया गया इस्लामाबाद को तो वो नताइज और वो तस्वीरें जो है वो दुनिया भर के अंदर देखी गई है। तो ये पहला बयान है जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से दिया गया, जनरल अनिल चौहान साहब की तरफ से दिया गया। और जनरल अनिल चौहान साहब ने जब ये बात कही तो फिर उन्होंने टीवी चैनल्स के साथ भी गुफ्तगू की है और एक टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते दौरान उन्होंने इस बात का खुलासा पेश किया कि पाकिस्तान जो दावे पेश कर रहा है वो सही नहीं है, लेकिन जंग के दौरान ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। शिंगाई ला डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रहा था और उसी दौरान CDS ने अपनी बात सामने रखी है। पाकिस्तान के जो 6 जहाज़ गिराने की बात थी उसकी तरदीद की, लेकिन ज़रूर ये माना कि कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से कुछ जहाज़ डाउन करने पड़े, कुछ जहाज़ों में ख़राबियां पैदा हुई या वो गिरे हैं। तो वो सारी चीज़ें जंग का हिस्सा होती है, लेकिन जो हिटबैक हुआ है, जिस तरीके से हमने वापस रिटेलिएट किया है तकरीबन 300 किलोमीटर अंदर आकर, जिस तरीके से भारतीय अफवाज की तरफ से टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन चलाया गया, वो सबके सामने है और जंग में तमाम चीज़ें चलती रहती है। I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down, why they were. Good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which is simply incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they went down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. A lot of people, and we want to put an end to it. So hopefully, strategic stability, to bring about strategic stability, it requires 2 hands to clap together, to join together. Hopefully, they understand this, and we can then look at things differently. We had one more question as to what were the kind of lessons which we had drawn from this particular conflict. You know that in this particular conflict, we have not only indigenous systems which were fielded in this conflict, but equipment from vast number of countries. Means India doesn't depend on one nation for its defense needs. So it's a number of capabilities which were put together, and most of these capabilities were put to good effects, the results of which were visible, the evidence of which was demonstrated, and most of the systems actually function quite well. It will be difficult to comment at this particular point of time the equipment which was used by the other side, the capabilities of that equipment. But ये थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब जो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर थे और शिंगाई डायलॉग का सिंगापुर के इनवान से ये कॉन्फ्रेंस थी और ब्लूमबर्ग टीवी के साथ जब उन्होंने गुफ्तगू की तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जनाब जहाज़ गिरना कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है, लेकिन हमने जो रिटेलिएट किया उसको देखिएगा और वो किस अंदाज से किया गया उस पर भी बात रखिएगा। तो ये जब बात CDS साहब की तरफ से सामने रखी गई तो नई दिल्ली में गर्माहट आई है, सियासत के अंदर गर्माहट आई है और सियासी पारा गरमाया है जी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में आए जिन्होंने वजीर आजम से पैदर पे कई सवाल पूछे और ऑपरेशन सिंदूर पर न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि यह भी कहा कि यही वजह है कि हम चाहते थे कि स्पेशल सेशन इस पर हो और तमाम मुल्क के सामने वो तमाम बातें रखी जाए। सरकार
मिसलीड कर रही है कौम को, यानी मौजूदा रिजीम भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत है वो कौम को धोखे में रख रही है। मल्लिक अर्जुन खड़गे का बड़ा बयान रात देर के सामने आया है और खड़गे साहब ने यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि सीडीएस साहब का जो बयान है उसको एनालाइज किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान साहब का जो बयान है, जिस तरीके से उन्होंने वजाहत की है ऑपरेशन सिंदूर की, इसके बाद बड़ी चीज़ें हैं और बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हुकूमत को देना होगा। मरकज़ की तरफ से ये भी कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात का खुलासा पेश कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये तमाम मामला चला है, यानी उनकी वजह से जो अभी सीज फायर या सेसेशन हुआ है ये उनकी वजह से हुआ है। और लगातार पाकिस्तान के साथ जो स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है दुनिया की तरफ से वो भी बाइस से तशवीश है। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल दागे गए हैं। मल्लिक अर्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म के नाम सीधा लेते हुए ये कहा कि जनाब सूरत हाल इस तरीके की है कि पार्लियामेंट का सेशन अब बड़ा ज़रूरी हो गया है जी, वहाँ पर बड़े सवालात होने चाहिए, क्योंकि साइडलाइंस ऑफ द शिंगाई डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो हुई है उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सीडीएस चौहान साहब का बयान आया है उसके बाद ही सूरत हाल में गर्माहट देखने को मिली है। एक तरफ से यह, दूसरी तरफ से कांग्रेस का मानना है कि सन 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था जिसने वजाहतन ये कहा गया था कि अगर कोई भी मामला हो भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर मामले को हल करेंगे, मुज़ाकरात के दरवाजे खुद ही खोलेंगे और खुद ही उन पर बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बता रहे हैं कि उनकी मुदाखलत के बाद मामला हल किया गया है, तो ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और ये बराह रास्त तीसरे मुल्क की मुदाखलत उस हिस्से के अंदर है जो हसास हिस्सा जम्मू कश्मीर माना जाता है। मल्लिक अर्जुन खड़गे साहब का ये बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज पूरे दिन आप देखेंगे कि इस पर पलटवार और पलट बयानात भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ये तो थी बात जनाब सियासत की, ऑपरेशन सिंदूर की, जो सीडीएस साहब का बयान था और हिज़्ब इख्तिलाफ का बयान था। लेकिन जरा बात उस बड़े मामले की भी करते हैं जिसे आप कोविड-19 कहते हैं, जो एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता से ही सही लेकिन अपना पैर बसा रहा है। लेकिन हुकूमती इदारे और हुकूमत पूरी तरह से इस पर नज़र रखे हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3000 से ज़्यादा केसेस टोटल कोविड-19 के पूरे मुल्क के अंदर देखे गए। 3000 से ज़ायद केसेस, अब रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। जहां 200 थे अब ये केसेस 3000 तक आ गए हैं कोविड-19 के केस, और इनमें कुछ मौतें भी हुई है, तकरीबन 26 के करीब मौतें हुई हैं। केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली के अंदर कोरोना केसेस में तेज़ी हुई है। कोविड-19 को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। ये ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो तकरीबन 7 कोविड के केसेस, कोविड-19 के 7 केसेस जो है वो इस वक्त ज़ेर इलाज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है। सीनियर हेल्थ ऑफिसर जो जिनके साथ हमारी गुफ्तगू हुई है उनका मानना है कि 4 केसेस कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए जी कश्मीर सूबे के अंदर और 3 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जी जम्मू के अंदर। लेकिन ये सारे लोग जो है, इन सब लोगों की एक ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी वो बैरून रियासत से आए हैं और रियासत के अंदर वो मौजूद नहीं थे, बाहर से आए हैं, जिसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम वो इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। 4 आदमी जो कोविड-19 से सूबा कश्मीर के अंदर है, उनमें 2 तलबा हैं जो केरला से आए हैं। केरला वर्स्ट हिट इस वक्त माना जा रहा है, वहाँ पर MDS वो कर रहे हैं जी डेंटल कॉलेज के अंदर। और फिर उसी तरीके से बांडीपोरा के अंदर एक 72 साल आदमी है जिसको इस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो कोरोना के केसेस की तादाद है वो मुसलसल बढ़ रही है और ये सूरत हाल हमारी है कि 7 के करीब केसेस हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। उसके अलावा केरला की जब आप बात करेंगे तो 1000 के करीब केसेस वहाँ पर है कोविड-19 के। फिर महाराष्ट्र के अंदर 400 से ज़्यादा केसेस है, दिल्ली के अंदर 300 से ज़्यादा केसेस है, कर्नाटका 200 से ज़्यादा केसेस है। और फिर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जिनका एक मेजर रोल इस पूरे मामले में है, उनके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव भाई का जो बयान आया है उसमें यह कहा गया कि हालात पुरअमन है, यानी हालात पर नज़र रखी जा रही है, किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम अस्पताल इंतज़ामिया यानी पूरे मुल्क के अंदर जितने भी अस्पताल हैं, अस्पतालों के लिए पहले ही एडवाइजरियाँ जारी कर दी गई और मुनासिब मामला जो है बेड्स का है, ICUs का है, वो रख दिया गया है। लेकिन जितने भी केसेस अभी तक आए हैं ये माइल्ड केस से कोई
सीवियर केसेस नहीं है और उम्मीद है कि 3 से 4 दिनों के अंदर आइसोलेशन के अंदर वो ठीक भी हो सकते हैं। फिलहाल इस तरीके की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर केसेस का आना जारी है। तमिलनाडु के अंदर भी इतलात इस वक्त हमारे पास है कि 185 के करीब केस, गुजरात के अंदर 200 से ज़्यादा केस, उत्तर प्रदेश के अंदर 117 के ज़्यादा केस, बंगाल के अंदर 205 केस, राजस्थान 60, पौंडीचेरी 41, हरियाणा 26, मध्य प्रदेश के अंदर 16 केस अभी तक आए और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर भी 7 केस जो है वो अभी तक देखे गए हैं। तो इस तरीके से एहतियात ज़रूर बरतिएगा और एहतियात इसलिए बड़ा ज़रूरी बरतना है क्योंकि ये मर्ज़ और ये वायरस जो है ये फैलता है। अगर आप घर में रहेंगे तो आइसोलेट होकर रहिए, डॉक्टरों का सलाह मशवरा ले लीजिए और यही डॉक्टर साहिबान की तरफ से भी अभी कहा जा रहा है। लेकिन सूरत हाल काबू में है, कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है और हुकूमती इदारे मुकम्मल तौर पर इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं। चलिए, तो आपके सामने एक खबर हमने रखी है जिसकी तफसीलात अभी साथ साथ आएंगी, क्योंकि 3000 प्लस केसेस की तस्दीक होना बताता है कि सूरत हाल वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर आपके सामने ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से, जिस पर एक तवील कैंपेन गुलिस्तान न्यूज़, JK 24/7 न्यूज़ ने चलाई और समाज के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ये समझने की कोशिश की कि इस जुए पर या इस नई किस्म की एक तबाही पर कैसे काबू पाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग पर मुल्क के अंदर कार्रवाइयां भी तेज कर दी गई हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तबसरा किया और मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत से भी, जो रियासतें हैं उनकी प्लानिंग इस सिलसिले में क्या है, कानून क्या कहता है, एक दायरे में रहकर काम करने की ज़रूरत है, इस पर तबसरा हुआ और जोर भी दिया गया कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग से बचना है। लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो ये तहकीकाती एजेंसी है, इसने भी अपना काम तेज कर दिया है। 1.5 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की गई है और कई एक रियासतों के अंदर जहां पर 39 लाख रुपए कैश, फोन, सिम कार्ड्स और डिजिटल एविडेंसेस या जो शवाहिद थे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। ये कार्रवाइयां उस वक्त हुई हैं जब ऑलरेडी मुकदमा दर्ज किया गया था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुए को ये जो लीगल करने की एक कोशिश है, इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत कार्रवाइयां की गई और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन छापेमार कार्रवाइयों के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मुख्तलिफ हिस्सों से बाकायदा जब कार्रवाइयां की गई तो 39 लाख कैश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त किया। कई मोबाइल फोन जब्त किए गए जहां से ये सारा जुआ और ये जो नेटवर्क है वो काम कर रहा था। सिम कार्ड्स पकड़े गए, जो गेमिंग एक्टिविटीज़ या जो गेम्स खेल रहे थे इनके ज़रिए जहां पर पैसा सारा इकट्ठा करके गैर कानूनी तरीके से ये जो कमाई का एक जरिया था उसको ख़त्म करने की कोशिश हुई और डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंसेस हैं वो भी साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बाकायदा उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 रोज़ कबल इस पर तबसरा किया कि कानून जितना है उससे आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन स्टेट्स को भी इस पर सोचना पड़ेगा और ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, परेशानी है, इस बात का एतराफ़ सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच ने भी किया। लेकिन इससे आगे रास्ता क्या है ये समझने वाली ज़रूरत है। और एक बड़ी बात इसमें कि असर रसूख रखने वाले लोग, जिसमें फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स सेलेब्स हैं, वो तमाम लोग आगे आकर जिस तरीके से पैसा कमाने का एक ज़रिया नौजवान तलाश रहे हैं उनको सामने लाना, इसका मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में ऐसा काम जो किया जा रहा है ये सबसे ख़तरनाक है और शायद ऐसी परेशानी भी बढ़ सकती है कि आने वाले दिनों में आप इस पर काबू बहुत मुश्किल से पाएं। 48 बैंक अकाउंट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म से मुंसलिक थे, जिनका पता लगाया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से और पता ये भी चला कि इन्हीं बैंक अकाउंट से एक जगह से दूसरी जगह ये पैसे इधर से उधर करके नौजवान इस्तेमाल कर रहे थे, जो गैर कानूनी तरीका था। 1.5 करोड़ रुपए केस में अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। डिजिटल एविडेंसेस, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स या 39 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ये ईडी ने अलग अलग मकामात से बरामद किया है। वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि वो जो जासूसी वाला कांड था या जासूसी वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क पूरे मुल्क के अंदर बिछा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां चल रही हैं और ज्योति मल्होत्रा से इसकी शुरुआत हुई थी। दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन तहकीकात मजीद आगे बढ़ी है, मजीद लोग शिकंजे पर हैं। शायद आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां आप देखेंगे और अलग अलग मकामात से ये पता चला है खुफिया इदारों को कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में से लोग हैं जो सरहद पार बैठे लोगों को यहाँ से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। दूसरे पड़ाव में हम दाखिल हुए हैं। जीके 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर टेलीविजन स्क्रीन के साथ साथ आप हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। बात अब ज़रा उस एक बड़े नेटवर्क की या उस स्पाई गैंग की जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त बैठा है, लेकिन सरहद पार बैठे लोगों के लिए काम कर रहा है, जिन पर इल्ज़ामात हैं कि मुल्क के अंदर अहम तरीन और हसास मकामात के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन सरहद पार भेजी जा रही है। पाकिस्तान से मुंसलिक जो जासूसी केस है, रियासती तहकीकाती एजेंसियाँ माफ़ कीजिएगा, जो मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी है या जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने कई एक रियासतों के अंदर बाकायदा अब छापेमारी का सिलसिला तेज़ कर दिया है। ज्योति मल्होत्रा केस के बाद ये कार्रवाई और आगे बढ़ी है और कुल मिलाकर 8 रियासतों में 15 से ज़ायद मकामात पर छापेमारी हुई है। इसकी तस्दीक खुद NIA की जानिब से की गई है और मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियां जो साथ साथ की जा रही हैं, जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा अब तक हो चुकी है। एक तो ये कन्फर्म किया जा रहा है, दूसरा कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 15 मकामात 8 रियासतों में। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क जो खुफिया इदारों को पता चला है कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनसे पकड़ी गई हैं कई लोगों की, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है, और इनकी जो कॉल डिटेल्स हैं वो सारी निकाली जा रही हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कई लोगों के सीज़ किए गए हैं इस पूरी साजिश के दौरान, जिसका खुलासा NIA की जानिब से किया गया है। ताज़ा कार्रवाइयाँ जो हुई हैं दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, असम और मगरबी बंगाल के अंदर NIA की टीमें गई हैं और इस दौरान पता चला है कि कई जो जदीद किस्म के आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसके अलावा हसास जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दस्तावेजात NIA की टीमों के हाथ लगे हैं। कुछ ऐसा साजो सामान इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों के या जो खुफिया एजेंसियां इनके हाथ लगा है, जब पता चला है कि कई लोग डायरेक्टली इस रैकेट का हिस्सा थे जो सरहद पार बैठे लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री मूवमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार के इकदामात या सिविलियंस, ये सारी चीज़ें एक एक करके बता रहे थे। तो ये ऑलरेडी तो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक मारूफ यूट्यूबर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब पकड़ी गई उसके बाद ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया गया, इसको एक वसी कर दिया गया पूरे मुल्क के अंदर कि अगर इतने बड़े नाम इस तरीके से ISI या उनके आसपास लोगों के झांसे में आ सकते हैं तो मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए NIA ने पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू की और 1 दर्जन के करीब रियासतों में इस वक्त भी जासूसी केस में तहकीकात आगे बढ़कर तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये तो थी बात मुल्क की सतह की कि क्या कुछ चल रहा है। ज़रा जम्मू कश्मीर के खबरों से अब आपको बाखबर करते हैं और बात ज़रा सबसे पहले मौसम के मिजाज की करते हैं, क्योंकि किसान अपने तरीके से मौसम के मिजाज को हवाले से देख रहा है, आम लोग भी अपने तरीके से देख रहे हैं। और गुज़श्ता कई दिनों से शदीद गर्मी वादी कश्मीर के अंदर थी, लेकिन अब राहत भरी खबर उनके लिए है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मतला बरालूद रहा, कई मकामात पर बूंदाबांदी हुई। पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश बर्फबारी हुई है, जिसके बाद वादी कश्मीर के मौसम के अंदर नुमाया तब्दीली हुई है। इधर न सिर्फ वादी कश्मीर के मौसम के अंदर नुमाया तब्दीली हुई और शदीद गर्मी की जो लहर थी वो ख़त्म हुई है, बल्कि यहाँ श्रीनगर के जम्मू के अंदर भी सूरत हाल तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। और बात ये कि जनाब यहाँ पर अब मुसलसल जो 40-42 के आसपास डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था दर्जा हरारत, वो मुसलसल 35-32 के आसपास आ चुका है, यानी 2-3 डिग्रियाँ यहाँ पर भी कम हुआ है। इधर मरकज़ी और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से मौसम में थोड़ी सी बेहतरी होगी। जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे थे, बारिशें हो रही थी, बर्फबारी हो रही थी, और उसमें थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी। हमें ये बताया जा रहा है कि जनाब ठंडी हवाएँ भी चलेंगी और कई मकामात पर बादल भी दिखेंगे, लेकिन बरसेंगे वो बादल बिल्कुल भी नहीं। गुलमर्ग, तिलेल, राजदान टॉप, गुरेज और साधना टॉप, जोजिला पास, सिमथन, पीर की गली, ये ऐसे मकामात हैं। वडवन की वादियाँ कश्तवाड़ के अंदर, ये वो मकामात है जहाँ पर मई के आखिरी दिन 31 मई को हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है और आज 1 जून को वहाँ पर सूरत हाल कदरे बेहतर नज़र आ रही है। काजीगुंड जो गेटवे ऑफ द कश्मीर माना जा रहा है, वहाँ पर दर्जा हरारत जो मुसलसल बढ़ रहा था वो 13 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से पहलगाम के अंदर 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और
आगे बढ़ेंगे जब आप जम्मू सूबे की बात करते हैं। जम्मू में जहां 42, 43 के आसपास रिकॉर्ड किया गया था, वो मुसलसल कम हो रहा है और आज रात का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 32.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बानिहाल बटोट के अंदर 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बदरबाग के अंदर 18 से 19 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया और कटरा माता वैष्णो देवी जहां पर पूरी मुल्क से सयाह आते हैं वहां पर दर्जा हरारत तकरीबन 29.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया। तो कुल मिलाकर मौसम का मिजाज बेहतर रहेगा और ये तस्वीरें आपको जोजिला की हैं जहां पर बर्फानी तोदा गिराया, जिसकी जद में कुछ खबरें भी आई थी बाद में, लेकिन फाइनली अब खबर ये है कि इस शाहरा को भी आज खोल दिया जाएगा। कल इसको बंद कर दिया गया था, मुसलसल बारिशें हो रही थी। फिर मुगल रोड पर भी कल आपने देखा कि जो सूरत हाल बनी हुई थी, बारिशें हो रही थी, उस वजह से कौमी शाहरा पर आमदरफ्त रुक गया था, लेकिन रात देर गए वहाँ पर भी क्लियरेंस कर दी गई है। और आज अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा, ऑल इन वेल रहा, सब ठीक ठाक रहा, तो जनाब तमाम रास्ते जो है वो दोबारा से चलेंगे और इस बीच फ़िज़ाई राब्ता मुसलसल बहाल है, किसी तरीके की खलल वहाँ पर नहीं पड़ी है। डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, ज़रा मज़ीद उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अगले 24-48 घंटों में या जून का पहला और दूसरा हफ्ता कैसा गुजरेगा मौसम के एतबार से? बीच में कोई और एक वेट स्पेल है या अब शिद्दत की गर्मी फिर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था बारिशों का रहेगा, मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं, तो एक अच्छा स्पेल खासकर पूरे वैली में और जम्मू डिवीजन के अंदर देखा गया। और कमिंग डेज में खासकर आज थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मौसम होगा और इम्प्रूव होगा और थोड़ी सी बारिशें आगे पीछे थोड़ा सा होता रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में और सॉइल भी सैचुरेटेड है, उसके कारण जो है लोकल कन्वेक्टिव एक्टिविटी के कारण कुछ एक जगहों पे लाइट रेन थंडर एक्टिविटी उसको रूल आउट नहीं कर सकते। अदर देन दिस सेकंड और थर्ड के दरमियान भी जो एक स्पेल है, जो थोड़ा सा लाइट स्पेल है, जो फिर से देखी जा सकते हैं, जो है मौसम अच्छा, ये जो मुख्तार साहब पहला और दूसरा हफ्ता है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं, वो जारी रखने और ना रखने के हवाले से कोई एडवाइजरी, कोई मशवरा हमारे तमाम देखने वालों, ख़ास तौर से जो काश्तकार हैं खित्ते के अंदर? जी बिल्कुल, अभी थर्ड के बाद जो है ऐसे कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है, ऑल्दो कुछ एक जगहों पे ब्रीफ शावर्स खासकर लेट आफ्टरनून में उसको रूल आउट नहीं कर सकते। अदर देन दिस कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है बारिशों के हवाले से, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के हवाले से, तो मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं 4 जून के बाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। और इस नए हफ्ते के दौरान, यानी अब जो फर्स्ट आज से शुरू हो गया, जून का महीना शुरू हो गया, 3-4 तारीख तक किस तरीके का मौसम रहेगा, खाका खींचा है जी मुख्तार साहब ने, और उम्मीद करें कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा बेहतर रहे। लेकिन मौसम का मिजाज तो बेहतर होगा, क्या हमारी रियासत का मिजाज भी बेहतर होगा, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान नहीं है, मुख्तलिफ महकमों के पास एडिशनल चार्जेस दे दिए गए हैं और कुछ महकमों के अंदर जो कमेटियां बनानी थी जहां पर चेयरमैन और मेंबर्स तैनात करने थे, वो अभी तक भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सवाल पैदा होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी सरकार के अंदर होनी चाहिए थी, क्या वो आज के दिन में कहीं नजर आ रही है या नहीं है, बड़ा सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए पैदा होता है, वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ये वो इदारा है जिसके सरबराह की तैनाती करनी थी, न सिर्फ सरबराह की तैनाती करनी थी बल्कि इसके सतत मेंबरों की तैनाती करनी थी। लेकिन 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत से लेकर मौजूदा हुकूमत को मिलाकर आप देखिएगा तो 1 साल का वक्त हो चुका है और इस 1 साल के वक्त के दौरान भी कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन अभी तक नहीं आया है कि इस हसास इदारे वाटर रिसोर्स रेगुलेशन अथॉरिटी का सरबराह कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, मेंबर्स कौन होंगे, किस तरीके से ये काम करेगा। और ये इदारा जो है ये सरकार खुद मान रही है कि ये इंतहाई हसास इदारा है। JKWRRA जिसे आप कहते हैं, इसके लिए चेयरमैन और मेंबरों की तैनाती करनी थी वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से। सालों साल गुजर गए लेकिन हुकूमती इदारे अभी तक भी कोई नाम फाइनल नहीं कर पाए। इब्तिदाई खबर यह हमारे पास है कि जून 10 सन 2025 को जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया
उस नोटिफिकेशन के अंदर में वैकेंट पोजीशनों को पूरा करने के हवाले से बात कही गई। 15 दिन का वक्त दिया गया, यानी फिर ये आगे जून के बाद हमने देखा इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि जनाब ये जनवरी तक चलेगा 2025 तक, फिर इसको मज़ीद आगे कर दिया गया और इस तरीके से आगे आगे करते हुए अभी तक जल शक्ति महकमा और जल शक्ति वजारत जो है इस हसास इदारे वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन और मेंबरों की तैनाती नहीं कर पाई है। ज़रा श्रीनगर चलते हैं, इमरान नाइकू के पास चलते हैं, ज़रा मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसका मकसद क्या है बेसिकली। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स इस कमेटी के करने थे, लेकिन साल गुजर गए, नोटिसें निकल रही हैं, लेकिन शायद कोई फिजिबल आदमी नहीं मिल पा रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास जो खबर है वो ज़रा आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा इस कमेटी के बनने का क्यों इंतज़ार है जम्मू कश्मीर के लोगों को भी, क्यों हुकूमत को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए और क्या बुनियादी मकसद है इस हसास कमेटी का। देखिए, पहली बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन होता है, कोई भी इदारा होता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है और उस इम्पोर्टेंट रोल के साथ साथ उसके पास एक मैंडेट होता है जिसके लिए जो है वो काम करता है। इसी तरीके से जो वाटर रिसोर्सेज रेगुलेटरी अथॉरिटी का ताल्लुक है, ये एक इम्पोर्टेंट इदारा है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, जो कि जल शक्ति डिपार्टमेंट या जिसे हम पीएचई डिपार्टमेंट के नाम से जानते थे पहले, उसका एक एलाई डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहला रोल इसका यह है कि जो भी टैरिफ फिक्स किए जाते हैं, जो भी वाटर की जो रेट्स हैं, जो बिल्स बनी जाती है, वो यही डिपार्टमेंट मुकर्रर करता है। वाटर का जुडिशियस यूज कैसे किया जाए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल को ये जो है पॉलिसी के तौर पर जो है सजेशंस देता है कि जब इरिगेशन कैनल्स में जो पानी फराहम किया जाता है वो भी इसी डिपार्टमेंट की सलाह से ली जाती है, सजेशन यही डिपार्टमेंट देता है। इसके अलावा इस रेगुलेटरी वाटर रिसोर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का ये भी इम्पोर्टेंट रोल है कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट जो पानी फराहम करता है, वो पानी उसका सिर्फ ये रोल है जल शक्ति डिपार्टमेंट का, वो पानी फराहम करे, लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है ये पॉलिसीज बनाता है और ये पॉलिसीज फ्रेम करने के बाद उस डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति को फराहम करता है और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और अभी जो हमें एग्जिस्टिंग जो बिल्स आती हैं वाटर की, वो भी इसी डिपार्टमेंट की मुकर्रर करदा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट डिपार्टमेंट जो हेडलेस है, चूंकि अभी एक्टिंग एक चेयरपर्सन है इस डिपार्टमेंट का, एक मेंबर है, लेकिन एज पर द नॉर्म्स एंड रूल जो हमें वाटर रिसोर्सेज एक्ट 2010 कहता है, उसके मुताबिक एक चेयरपर्सन होना चाहिए और 3 मेंबर्स होने चाहिए। और जो चेयरपर्सन का जो एक्सपीरियंस वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के तौर पर होना चाहिए और जो मेंबर्स हैं वो चीफ इंजीनियर होने चाहिए, यानी कि उन्होंने बतौर चीफ इंजीनियर काम किया होना चाहिए, चाहे वो हाइड्रोलिक में, चाहे वो सिविल में या किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया, लेकिन 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ना तो चेयरपर्सन की तकर्री अमल में लाई गई और ना ही मजीद 2 मेंबर्स को जो है अपॉइंट किया गया है। और इसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट इसका ये है, या जिसे हम कहते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या है, वो यही है कि जब डिपार्टमेंट अभी पॉलिसी नहीं बना सकता, डिपार्टमेंट अभी कोई वाटर की जो रेट्स है वो मुकर्रर नहीं कर सकता है, डिपार्टमेंट इस वक्त इरिगेशन को कोई सलाह नहीं दे सकता, पीएचई या जल शक्ति को कोई सलाह नहीं दे सकता। और इसका इंपॉर्टेंट रोल यह है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उसका जुडिशियस यूज कैसे करना है, वो भी इसी डिपार्टमेंट का मैंडेट है। बट अनफॉर्चुनेटली जब चेयरपर्सन ही नहीं है तो ये तमाम चीज जो है वो रुक जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये बताने के लिए कि ये कमेटी हसास क्यों है, इस कमेटी का कयाम क्यों जरूरी है और 1 साल से हुकूमती इदारों के नजरों से ये क्यों ओझल है। लेकिन उम्मीद करें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब, जल शक्ति के वजीर जो हैं जावेद राना साहब, वो जरा इस हसास मामले की ओर तवज्जो दें और इस कमेटी के कयाम के लिए राहें हमवार करें। बात जरा दाखिला वजीर अमित शाह की भी करते हैं, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों जम्मू कश्मीर का 2 दिन का दौरा मुकम्मल किया और पूंछ पहुंचने के साथ ही वहां पर इस बात का ऐलान किया कि मजीद इजाफी बंकर भी तैनात किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उन्हें तामीर कर दिया जाएगा ताकि किसी भी कीमत पर अगर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग होती है तो वो इंसानी जानें बचाई जा
जा सके। और अब इतलात और खबर यह है कि सूबाई इंतजामिया मुतहरिक हो गई है और सूबाई इंतजामिया ने पुंछ और रजौरी के अंदर इजाफी बंकर बनाने के हवाले से सर्वे को तेज कर दिया है। महकमे माल और दीगर जिम्मेदारों के अफसरान को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है कि वो उन इलाकों का मुआयना करें जहां पर जीरो लाइन से लेकर 5-7 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रहते हैं वहां पर कहां पर बंकर बनाए जा सकते हैं। हंगामी बुनियादों पर यह बंकर बनाने से पहले इस सर्वे को इंतहाई अहमियत के साथ देखा जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंकर बनाने की तैयारी है और सरहदी बेल्ट के अंदर जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, इन दिनों लोगों ने दोबारा आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू किया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ ठीक है। और आप सब जानते हैं सिर्फ 72 घंटों की शदीद किस्म की बमबारी के बीच काफी ज्यादा नुकसान लोगों ने उठाया। वादी कश्मीर के शुमाली इलाकों में, जिनमें कुपवाड़ा का है, उड़ी का इलाका है, करना टंगधार है, गुरेज में अगरचे खामोशी रही, लेकिन हमने देखा कि बीच में हलचल जरूर। दूसरी तरफ बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोगों का मुतालबा, जिस पर हुकूमत ने गौर किया है, ये वो इलाके हैं जो सरहद पर सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। और इस सिलसिले में जो 2 रोज पहले पुंछ दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से अनाउंसमेंट की गई और अब बाकायदा इंतजामिया ने इस बात की शुरुआत कर दी है कि जिन जिन इलाकों में जो हसास हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से और बिल्कुल टारगेट पे आते हैं, फॉरवर्ड पोस्ट के पास हैं या जीरो लाइन जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तान की बिल्कुल रेंज में आते हैं, उन इलाकों को प्रायोरिटी पे और उसके पीछे जो इलाके हैं उनको दूसरे फेज में रखा जा सकता है। तो वो जो 9500 के आसपास बंकर बनाने का जो ऑलरेडी मंसूबा था, जिसके मुताबिक काम हुआ है, उस पर कुछ एक जगहों पर सवाल है, उस पर बाद में चलेंगे, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर नए बंकर्स कहां बनेंगे, सूबाई इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट लेगी और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट इस सिलसिले में हतमी होगी, जिस पर हमारी सबकी नजर रहेगी। ये तो एक बात, ये एक अच्छी खबर है मकामी रिहायशियों के लिए, जिसमें सरकार ने काम शुरू किया। लेकिन दूसरी बड़ी खबर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये कि सरहदी इलाकों में चंद दिनों की कशीदगी के बाद फिर से आहिस्ता आहिस्ता ही सही, मगर एक बार फिर से लोगों ने सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। सीज फायर के बाद हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, सरगर्मियां दोबारा शुरू हुई हैं। यूं भी कहा जा सकता है कि आम जिंदगी पटरी पर लौट आई है और काश्तकारी का जो सीजन है वो पीक पर है। दोबारा लोगों ने काम लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास वाले इलाकों में शुरू कर दिया है। तस्वीरें भेंच और आसपास के इलाकों की, सरहदी जिला पुंछ की आपके सामने। सीज फायर के बाद इन इलाकों में, खड़ी करमाड़ा और आस के इलाकों में फिर से लोगों ने जरी सरगर्मियों का आगाज किया है, जिससे लोग यहाँ मुसरत का तो इजहार कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक अजीब कैफियत है, वो जो गैर यकीनी सूरत हाल है, बेचैनी है कि कब दोबारा से क्या हो जाए, वो बात अभी भी जहन से नहीं जा रही है। और इसीलिए मजीद बंकरों का मुतालबा न सिर्फ सरकार से किया गया, बल्कि ये तक भी कहा गया कि जो पहले बंकर्स बनाए गए उसमें मकामी लोग कह रहे हैं कि हम भरपूर ताउन करेंगे, इंतजामिया या हुकूमत आगे आए, तहकीकात करें, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें जो मरकजी हुकूमत ने और रियासती हुकूमतों ने माजी में कम्युनिटी और इंडिविजुअल बंकर्स के लिए करोड़ रुपए खर्च किया, वो क्या सही इस्तेमाल हुआ, इसका पता लगाइएगा। लोगों की बात सुनिएगा जिनने कुछ बड़े संगीन सवालात हुकूमत के सामने रखे और ताउन का भी यकीन दिलाया है। और ये तस्वीरें हैं उन इलाकों की जहां पिछले दिनों 18 लोगों की मौत हुई। दोबारा से इन इलाकों में काम शुरू हुआ। खेत खलियानों में इन दिनों रौनकें बहाल हुई हैं, लेकिन बंकरों को लेकर अब भी सवाल। मकामी लोगों की बात आपको सुनाते हैं। काफ़ी दिन गोलाबारी यहाँ पे चली है और सबसे ज़्यादा जो फायर में हमारा एरिया ज़्यादा टारगेट रहता है। इस बार अच्छा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे कोई कैजुअल्टी नहीं मिली। तो मैक्सिमम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी भी हमारे गांव के अंदर होती थी। तो अभी जब से सीज फायर हुआ तो लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी राहत की। उसके बाद यहाँ पे अपनी ज़िम्मेदारी का काम शुरू किया। अभी हम ये धान की खेत कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, तो खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही दुआ करें आगे भी ऐसे अमन शांति रहे। तो सर यहाँ पे एक ठेकेदार आया था शोएब, उसके तकरीबन 15 से 20 बैंकर यहाँ पे बने। एक बैंकर भी कंप्लीट नहीं और एक रहने के काबिल भी नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पे हमारे साथ लेकर इंक्वायरी करे, अगर उसमें हम झूठे पा जाए जो कार्रवाई वो कर सकती है। एक भी बंकर उस ठेकेदार का हमारे गांव में रहने के काबिल नहीं है। उससे तो टीन वाला मकान अच्छा है, ऐसे साया या साया उस बंकर का भी है, उसका भी चलो मलबे से आदमी निकल तो जाएगा टीन से आसानी से। अगर वो मलबे पर गिरा तो बंदा निकलना भी मुश्किल हो जाए उसके नीचे से। यहाँ पे हमने बहुत बार महकमा वालों से भी अपील की थी, लेकिन उसमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और जिस उस ठेकेदार के जितने बैंकर यहाँ पे बने, एक दिन भी एक जेई भी उसके काम चेक करने नहीं आया। तब लोगों ने बहुत गुहार भी लगाई, लेकिन आज तक वहीं बैठे बैठे कागज में से पूरा कर दिया, लेकिन वहीं कंप्लीट है। किसी का मटेरियल गिर रहा है बम साइड पे लगने से, लेकिन महकमा वाला कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इससे बहुत परेशानी की बात है ये बहुत बड़ी। हमें जिस दिन जंग शुरू हुई है उस दिन हमें धान लगाने की तो बात की बात है ना, हमें आने वाले 1 मिनट की भी अपने ऊपर यकीन थी कि जिंदा रहेंगे दुनिया में कि नहीं।
उस लिहाज से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उसके बाद हम सर दोनों हुकूमतों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने सीज़ फायर किया, और यकीन करते हैं कि इसके ऊपर अमल भी होगा, बाकी बाद में भी अमल होगा। बाकी हमारा यहाँ से तकरीबन 100 मीटर आगे पाकिस्तान है, तो पूरा गाँव है जो बॉर्डर के साथ में आता है, बिल्कुल 0 पॉइंट के ऊपर है। यहाँ कम से कम जिस वक्त फायर होता है तो कोई पता नहीं होता, दोनों उस पाकिस्तान वाली साइड से हिंदुस्तान वाली साइड से कोई पता नहीं होता। जैसे हम अभी अब काम कर रहे हैं, अभी भी हमें कोई यकीन नहीं है कब शुरू हो जाएगा। इतनी ज़्यादा शेलिंग होती है कि 10 मीटर बंदा दूर नहीं भाग सकता उस वक्त। हर घर में ये जो बड़े बंकर बने हुए हैं, एक तो इनका जनाजा निकला हुआ है, बिल्कुल किसी काम के भी नहीं है। सिर्फ वो बंदा नीचे बैठा, अगर खुदा न खास्ता कोई बम आगे ऊपर गिरेगा तो सारे मलिया मेट हो जाएंगे। छोटे बंकर बनने चाहिए, गवर्नमेंट बिल्कुल छोटा बंकर बनाए, मजबूत बनाए, अच्छे ठेकेदारों से काम करवाएं, जिसमें लोगों की ज़िंदगी आसानी से बसर हो सके। बाकी हम यही दुआ करते हैं और गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि अमन की बात कीजिए, हमें अमन ही चाहिए। तो आपने जैसे देखा कि लोगों ने जहाँ पे खुशी का इजहार किया है कि कशीदगी के बाद जो भारत पाकिस्तान सरहद पर जो है कशीदगी के बाद जो सीज़ फायर हुआ है, उसके बाद लोगों के दिलों में भी एक उम्मीद जागी है कि हम अपने फसलों को लगा सकते हैं। चलिए, ये प्रोग्राम सलाम जेके में ख़ास नज़र बीच बीच में हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या ज़ीरो लाइन के इलाकों में रहती है। इन दिनों थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर नज़र आ रही है, लेकिन खौफ और डर का वो जो माहौल था, वो फ़िज़ा थी, वो अभी भी लोगों के जहन या दिलो दिमाग में बरकरार है, जो 7 से 10 मई के दरमियान हुआ। और ये वो इलाका है जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे। 9:45 पर आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, जल्दी से आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी जमातों की जानिब से भी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से वादी कश्मीर के वस्ती इलाके में एक और मजहबी मकाम पर सबकी नज़रें हैं, जहाँ पर एक तारीखी मेला अगले चंद घंटों में शुरू होने जा रहा है। जम्मू के अंदर सरगर्मियाँ इस हवाले से हुई हैं, साथ साथ दीगर कुछ मामलात भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। ब्रेक के उस पार हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको इस्तकबाल कहते हैं। प्रोग्राम में 9:30 बज चुके हैं। 9:45 पर, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि आप कॉल्स भी करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आज इतवार का दिन है, 9:45 पर एग्जैक्टली आप कॉल करना शुरू करेंगे। लेकिन बात अब ज़रा भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की भी, क्योंकि एक बड़ी तब्दीली की गई है पार्टी की जानिब से। और आइंदा दिनों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर विधानसभा में या असेंबली में आपको 2 डिप्टी लीडर्स नजर आएंगे। एक जो मौजूदा वक्त में आप सब जानते हैं कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा है, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर एस.एस. सलाथिया के अलावा पवन गुप्ता को नई जिम्मेदारी मिली है। दोनों MLAs हैं। एस.एस. सलाथिया, जो आप सब जानते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक तवील मुद्दत तक रहे और मौजूदा वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई एज ए डिप्टी लीडर। और इसके अलावा पवन गुप्ता, जो साबिक वजीर ख़जाना जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, PDP भारतीय जनता पार्टी जो कोalition गवर्नमेंट थी साल 2014 से 18 के दरमियान, उसमें उन्होंने काम किया है, एक वसी तजर्बा है, तो उस तजर्बे का भी पार्टी ने फ़ायदा उठाया। और देर रात गए पार्टी क़यादत की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि इन नामों की मंजूरी कर दी गई है। पार्टी की चीफ विप की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इन नामों को, पार्टी के चीफ विप का भी ऐलान कर दिया गया, जिसमें MLA राजीव जसरोटिया को जिम्मेदारी दी गई है, यानी 3 लीडर्स, सुरजीत सिंह सलाथिया और इसके अलावा उधमपुर वेस्ट से रुकने असेंबली पवन गुप्ता को, डिप्टी लीडर्स जो अपोजिशन के होंगे 2, यानी जो सुनील शर्मा के पीछे खड़े रहेंगे, और इसके अलावा MLA जसरोटा, राजीव जसरोटिया, जो पार्टी के चीफ विप की हैसियत से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पार्टी सरबराह की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर इन नामों के पार्टी के जो कौमी सदर हैं उनसे मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी गई है। सुचीतगढ़ के MLA गौरव राम भगत
और जम्मू ईस्ट के एमएलए युद्धवीर सेठी को विप नॉमिनेट किया गया। चीफ विप के बाद विप भी नॉमिनेट किया गया है जी। फिर बहू के एमएलए चौधरी विक्रम रंधावा, इनको सेक्रेटरी नॉमिनेट किया गया है जी। और इसी तरीके से कुछ मज़ीद नाम भी सामने आए, जिनमें जम्मू वेस्ट के एमएलए अरविंद गुप्ता को नॉमिनेट किया गया एज ए ट्रेजरर के तौर पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। चिनानी के एमएलए बलवंत मनकोटिया साहब और डोडा के एमएलए वेस्ट शक्तिराज परिहार साहब को नॉमिनेट किया गया तर्जमान के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के अंदर भी कुछ नए चेहरे लगाने हैं, नए चेहरे को जिम्मेदारी दी है और साथ साथ असम्बली के अंदर डिप्टी लीडर्स और विप के नामों का भी ऐलान कर दिया गया। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा बड़ी अहम करते हैं, उस मेले की करते हैं जिसका आगाज़ कल होना है, लेकिन उसकी आहट आज ही सुना दी जाएगी। है मेला खीर भवानी, जहां पर मुल्क भर से कश्मीरी पंडित जो मुख्तलिफ रियासतों के अंदर है, बशमूल जम्मू के अंदर क़याम पजीर है, उनका रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। और जम्मू से तकरीबन 60 गाड़ियों का काफिला श्रीनगर के लिए रवाना सुबह कर दिया गया है। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर इस मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। और ये 60 गाड़ियों का काफिला जो मेला खीर भवानी के लिए जा रहा है, 3 तारीख को ये मेला वहाँ पर मुनक्किद होने जा रहा है। आज ये वहाँ पर पहुँचेंगे, रात वहाँ पर क़याम करेंगे, 2 तारीख को भी वहीं पर क़याम करेंगे और फिर 3 तारीख को वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर इसका क्लोजिंग भी होगी। 60 गाड़ियों पर मुश्तमिल ये वफ़द जो है ये रवाना हो चुका है। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं, न सिर्फ जम्मू के अंदर जब वो निकल रहे थे, तस्वीरें आपके सामने हैं, बल्कि इनका सफ़र जहाँ हाईवे से होना है वहाँ पर भी सिक्योरिटी का माकूल इंतज़ाम किया गया है। और उसके साथ साथ गांदरबल जो तुलमुला है, जहाँ पर रात इन्होंने क़याम करना है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। आपको याद होगा कि रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज खुद वहाँ का मुआयना किया, फिर रियासत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में मीटिंग हुई, सूबाई कमिश्नर और फिर डिप्टी कमिश्नर और SSP गांदरबल ने भी अमरनाथ ये मेला खीर भवानी यात्रा 2025 के हवाले से इंतजाम को हतमी शक्ल दी और वहाँ पर माहौल साजगार है, इस ज़िम्मन में तमाम इक़दाम किए गए। तो सिर्फ ये जो लोग जा रहे हैं, तकरीबन जो हमारे पास इत्तलात है, तकरीबन 3 से 4 हज़ार के करीब लोग आज सुबह रवाना हुए हैं, शाम तक और लोग रवाना होंगे। दिल्ली और UP और पंजाब से भी कुछ लोग आएंगे, लेकिन ये सिर्फ तुलमुला तक ही महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि बडगाम भी जाएंगे, कुपवारा भी जाएंगे, बांडीपोरा भी जाएंगे, जहाँ पर इसी तरीके से खीर भवानी का स्थापन बना हुआ है, वहाँ पर भी तकरीबात होती है। तो इस तरीके से वहाँ पर भी जो है फंक्शंस की जाएंगी और सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सुबह की तस्वीरें हैं जब नगरोटा जम्मू से खीर भवानी के मेले के लिए कश्मीरी पंडित रवाना हुए। कुछ लोग पहली बार जा रहे थे, कुछ लोग बार बार जा रहे हैं और इस तरीके से एक मैसेज दिया गया कि जनाब कैसे भी हालात हो, जो आस्था और जो वाबस्तगी इस मंदिर के साथ श्रीनगर के अंदर है, गांदरबल के अंदर है, वो बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से हजारों लोग जो है वो रवाना हो गए हैं। 60 बिल्कुल गाड़ियों का काफिला जो है, कुल यात्री 2500 हैं जो सुबह सुबह रवाना हो गए। 4 बजे के बाद से तैयारियां चल रही थी। 5 दर्जन गाड़ियां जिनकी तस्दीक पहले से की गई है और तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस बीच जो रिलीफ कमिश्नर अरविंद करवानी हैं, उनकी जानिब से भी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात की गई कि इंतज़ामात यहाँ क्या हैं और आगे क्या रखे गए हैं। साथ साथ खाने पीने की जो सुविधा हैं, जो भी सहूलियात हैं, वो कश्मीरी पंडितों के लिए जिनकी तादाद सबसे ज़्यादा इन अक़ीदतमंदों में रहती है, वो माता खीर भवानी के सालाना तारीखी मेले का हिस्सा बनेंगे। कल इसकी शुरुआत ऑफिशियली हो जाएगी। खुसूसी पूजा पाठ जो है वो 3 तारीख को होगी और 3 जून की शाम मेला इख्ताम पजीर हो जाएगा। और वादी कश्मीर में इस वक्त जो इतलात हैं वो भी तैयारियां इस्तकबाल के लिए की गई हैं। लेकिन जब जम्मू नगरोटा से ये तमाम अक़ीदतमंद मुख्तलिफ बसों के ज़रिए 2500 लोग रवाना हुए, अफसरान की बात भी, मुंतज़मीन की बात भी और यात्रियों की बात भी आपको सुनाते हैं। माता खीर भवानी की यात्रा यहाँ से भी फ्लैग ऑफ हुई है। इसके लिए जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है जम्मू से की गई। इसके अलावा जो रास्ते में सभी यात्रियों से गुजारिश है कि वो अपनी गाड़ियों में बैठे, वहाँ पे रुकने का इंतजाम, ग्राउंड को खाली करें, यात्रा वहाँ रुकेगी और वहाँ पे भी उनके खाने की व्यवस्था और टॉयलेट फैसिलिटी वगैरह रखी गई। उसके बाद जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में ही जाएंगे, जो मेन यात्रा है गांदरबल में, इस तरह से पार्शली का और जम्मू कश्मीर की सरकार इसमें
पार्टिसिपेट करती हैं, ये सराहनीय काम है। सरकार का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं और रिलीफ डिपार्टमेंट का इसमें ज़्यादा खास हम बोलेंगे कि रिलीफ डिपार्टमेंट जिस तरह से गाड़ियों का अरेंजमेंट, खाने पीने का अरेंजमेंट हर वर्ष करता है, तो मैं जितने भी श्रद्धालु हैं उनको यही कहूँगा कि माता रानी के जयकारा लगा के जाइए और इस वर्ष माता रानी से यही मांग कीजिए कि हमें अपने घर की वापसी हो जाए, क्योंकि 35 साल का समय जो है बहुत एक सावन यात्रा पे जो हर साल मेला लगता है, इस बार भी आप देखेंगे कश्मीरी पंडित समाज बढ़ चढ़ पे इसमें हिस्सा ले रहा है। अभी आप देखेंगे कि जगती से भी ढेर सारी बसें आई है और जहाँ जहाँ भी सनातन समाज और कश्मीरी पंडित समाज जम्मू के विभिन्न भागों से वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बसेस रखी थी। ये खीर भवानी मेला सिर्फ तुलमुल माता नहीं जाता है, ये 5 खीर भवानियाँ कश्मीर में हैं। खीर भवानी लोगरीपोरा, खीर भवानी मंजगाम, खीर भवानी टिक्कर और हमारी त्रिपुर सुंदरी माता दिवसर और तुलमुल माता। इन 5 जगहों पर सारे श्रद्धालु खीर भवानी मेला में, जो खीर भवानी मेला है जो कल है, उस पर आज सारे निकल रहे हैं। 1, 2, 3, 4 तारीख तक वहाँ रहेंगे। और इस बार जो चलिए, ये आप उन लोगों की बात सुन रहे थे, मुंतजमीन थे, कुछ यात्री जिनने गुलिस्तान से बात की। सीधा गांदरबल का रुख करते हैं और उसके बाद आपको रास्ते में भी चूँकि मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामात किए गए हैं, रामबन भी चलेंगे। कश्मीर ब्यूरो मोहम्मद सलीम वानी हमारे साथ हैं, गांदरबल से ज्वाइन किया। सलीम, यात्री जम्मू से रवाना हो गए हैं, थोड़ी देर में ये कश्मीर पहुँचेंगे। इस्तकबाल के लिए क्या तैयारियां हैं और क्या सूबाई कमिश्नर खुद या हुकूमत का कोई नुमाइंदा इन तमाम लोगों को रिसीव करने आएगा? रास्ते में क्या अरेंजमेंट्स हैं? देखो आसिफ, ये जब माजी की तरह जो कश्मीर का भाईचारा माता खीर भवानी मेला एक एग्जाम्पल है और इसी सबब में पिछले 15 दिन से आपने गांदरबल में भी देखा कि 15 दिन से चाहे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो या सूबाई इंतजामिया की बात करो या तुलमुला के जो लोग हैं, कश्मीरी लोग, वो इस इंतजार में है कि कब ये खीर भवानी मेला स्टार्ट होगा। और बिलाखिर आज वो दिन स्टार्ट हुआ और जम्मू से जो काफिला निकल गया वो 2-3 बजे के करीब माता खीर भवानी तुलमुला पहुंचेंगे। और माजी की तरह जिस तरह गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांदरबल पुलिस और बाकी सारे दीगर अफसरान है, ये जरूरी नहीं है कि अगर काम भी हो सकता है ये, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डिप्टी कमिश्नर, SSP गांदरबल या बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, वो वहाँ पे उनको रिसीव करते हैं। और खुसूसन जो तुलमुला गांदरबल के जो सिविलियन लोग होते हैं वो इनको इस्तिकबाल में 1 घंटे से वहाँ पे अच्छा जी, ये खबर भी है कि 3 तारीख की सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और फिर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब भी और डिप्टी CM साहब भी जा सकते हैं। क्या इस हवाले से कोई हतमी प्रोग्राम आ चुका है आपके पास? बिल्कुल गवर, जो पहले भी ऐसे होता है कि जो 3 दिन है, अब आज से ही लगातार आपने देखा कल IGP कश्मीर ने भी वहां पे विजिट किया और ये 3 दिन लगातार LG साहब तो हर साल ही आते हैं पिछले 5 साल से, और उमर अब्दुल्ला ने 10 दिन पहले भी विजिट किया। और बेशक इन 3 दिनों में सारे जो हाई प्रोफाइल अफसरान होते हैं या LG साहब होते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब होते हैं, बाकी सारे मिनिस्टर होते हैं, वो सब वहाँ पे हाजिरी डालते हैं। और इसी तरह आज का दिन है जो अभी जम्मू से वहाँ पे फ्लैग ऑफ हुआ है काफिला, उनको बाज़ाब्ता तौर पर तुलमुला गांदरबल के लोग या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस्तिकबाल में है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि गांदरबल खीर भवानी के आसपास तुलमुला के अंदर तैयारियां मुकम्मल है। बाद सपहर तक लगभग शाम 5-6 बजे तक ये काफिला जो आज जम्मू से रवाना हुआ है जी, ये वहाँ पर पहुँचेंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब वहाँ मौजूद रहेंगे और दीगर इंतजामिया के अफसरान भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। नदीम इकबाल भी हमारे साथ है। नदीम, जरा अपडेट करें जी, काफिला यहाँ से रवाना हुआ है तो कब तक रामबन के आसपास पहुँचने की उम्मीद है? क्योंकि इतला ये है कि रामबन उन्हें थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा, रिफ्रेशमेंट वहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ अरेंजमेंट्स है वहाँ पर? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि मेला खीर भवानी का जो काफिला जम्मू से रवाना किया गया है, इस वक्त रामबन हालत की अभी तक वो पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर उनके इंतजाम की बात करें या फिर काफिले के लिए सिक्योरिटी इंतजाम की बात करें, काफी कड़े सिक्योरिटी इंतजाम है। और इस बीच चंद्रकोट के मकाम पर जहाँ हम देखते हैं कि जो संजय यात्रा का जहाँ पे लंगर होता है वहीं पर इनका वेलकम किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करें, उनके वेलकम के लिए यहाँ पर है। जहाँ हम एक तरफ देखें क्योंकि जो हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन है, सिविल सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, और इस तरह से हम देखें कि पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। मेला खीर भवानी का जो काफिला है जब वो रामबन पहुंचेगा उनके इस्तकबाल के लिए हालांकि अभी पहुंचा नहीं है, क्योंकि अगर सुबह सुबह की हम बात करें इस वक्त लोग अपने घरों से जरूर निकले हैं और वेलकम के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर जो जम्मू से निकला है और उनका ब्रेकफास्ट जब रामबन के अंदर होता है तो जाहिर सी बात है कि रामबन के लोग
खासकर चंद्रपुर के लोग जिनको जो है एक बेहतर कदम मानते हैं, बेहतर स्टेप मानते हैं कि इस तरह की यात्रा जो जम्मू से रवाना हुई थी रामबन के अंदर चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ नदीम ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर में रामबन पहुंचेंगे, वहां पर भी इस्तकबाल किया जाएगा। आपको पल पल का अपडेट खीर भवानी मेले के हवाले से हम करते रहेंगे। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ज्वाइन करते रहिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात जरा उस ड्रिल की करते हैं जो 5 रियासतों समेत यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर भी रात देर गए की गई है। दिन में कई मकामात पर जो ड्रिल का एक हिस्सा था कि रेस्क्यू रिलीफ किस तरीके से किया जाता है, और शाम को बाज़ाब्ता तौर पर ब्लैकआउट भी हुआ है। मनाजिर भी आपको दिखाएंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भी इस प्रोग्राम का हतमी शक्ल के तहत दिया गया था और ऑपरेशन शील्ड मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल किया गया। मरकज़ी वजारत दाखिला के हुक्मनामे के तहत तमाम जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने इसकी अमलदर्जी देखिएगा। ये तस्वीर लाल चौक की है। पूरे 8 बजते ही मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया। जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं वो भी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हॉल्ट पर कर दी गई हैं। इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो जम्मू से भी आई है, जहां पर सायरन बजाया गया है और सायरन बजाने के साथ ही ब्लैकआउट मुकम्मल तौर पर जो आसपास के इलाके के अंदर कर दिया गया, ताकि वो तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाए जाए जो एहतियाती तदाबीर के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया था। बिल्कुल हर जगह तैयारियां थी। SDRF, NDRF, सिविल डिफेंस या फिर इसके अलावा जो NSS थे, वॉलंटियर्स ग्रुप थे, जम्मू कश्मीर के कॉलेजों के स्कूलों के तलबा को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश हुई। पिछली ड्रिल के मुकाबले अगरचे कम इस बार एक्टिविटीज़ नजर आई। उसकी बुनियादी वजह ये थी क्योंकि अब ये माहाना ड्रिल रखी गई है, तो अब हर महीने एक बार हुकूमत के अहकामात के मुताबिक, वजारत दाखिला के अहकामात के मुताबिक ड्रिल होगी। फाइटर्स किस तरीके से मुश्किल सूरत हाल में तैयारियां करेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे चलाए जाएंगे, वो सारी टीमें जो थी, एक तो उसका जायज़ा लिया गया, दूसरा ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश हुई कि मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए हमारे जो इंतज़ामात हैं क्या वो काफ़ी हैं, इस बात को भी कम से कम समझा जा सकेगा। और दूसरी बात ये कि मरकज़ी खित्ते के अंदर मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ क्या इकदामात मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर किए गए हैं, और दूसरी तरफ अवाम का भी चूँकि कलीदी रूल इसमें रहना है। अब जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स शेयर करने वाली स्टेट्स हैं, शुरुआत राजस्थान से हुई, गुजरात से हुई, इसके अलावा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर्स दोनों शेयर करते हैं। नॉर्दर्न बेल्ट से जम्मू प्रोविंस जो इंटीरियर बेल्ट है यहाँ तक। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अंदर भी मॉक ड्रिल की गई। स्कूल के क्लासेस से लेकर मुख्तलिफ मैदानों तक, स्कूल कॉलेजेस से लेकर पुलिस स्टेशंस तक, फायर फाइटर्स की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशंस का हिस्सा बनने वाले लोग, मुश्किल सूरत हाल में अगर घर छोड़ना पड़े तो कब क्या करने की ज़रूरत है, ये एक एक करके बारीकी से चीज़ें समझाने की कोशिश हुई और लोगों को भी अवेयर किया गया। और शाम 8 बजे ठीक 15 से 16 मिनट का मुकम्मल ब्लैकआउट हुआ। लोगों की भरपूर इसमें शिरकत देखने को मिली, ताउन दिया गया इंतजामिया को पूरी तरीके से। और न सिर्फ ये जंगी सूरत हाल के लिए तैयारियां थी, बल्कि आफात समावी में भी खित्ते ने माजी में काफ़ी नुकसान उठाया। ऐसी सूरत हाल में मज़ीद नुकसान ना हो, बचा जाए, हर सतह पर तैयारियां हों, ये एक उसके लिए भी कोशिश थी। अथॉरिटीज़ का ये वर्जन भी सामने आया है। अब बात ज़रा जम्मू कश्मीर में उस घोटाले की जिसमें तहकीकात आगे बढ़ी हैं और कार्रवाई हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा तालीम को लेकर कुछ सवालात उठे थे और फिर बाद में जाकर तहकीकात इस सिलसिले में शुरू की गई। माइक्रोस्कोप की खरीदारी में जो घोटाला हुआ है, इसमें तहकीकात और आगे गई और अब जाकर केस में 5 लोगों के खिलाफ फैसला सुनाया गया है, जिनकी सजाओं का इशफाक ऐलान हुआ है। बिल्कुल जी, बड़ी खबर है ये। दरअसल सन 2004-05 के दौरान स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फैसला लिया था कि हमने जी माइक्रोस्कोप ख़रीदने हैं मुख्तलिफ स्कूलों के लिए जम्मू के अंदर, लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि माइक्रोस्कोप जो थे वो उस मयार के नहीं थे जो स्कूलों के लिए चाहिए थे, लेकिन ख़रीदारी बड़े मयार की हुई थी, यानी उसमें मार्जिन बहुत रखा गया था। और यही वजह कि स्पेशल जज एंटी करप्शन जम्मू जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर 5 एक्यूज़ड को इसमें नामजद कर दिया था और उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी गई। सीधे शिल्पा के पास चलेंगे मज़ीद तफसीलात के लिए। शिल्पा, 2004-05 का ये केस है और साल 2004-05 के दौरान ही इस तरीके की इतलात खबर सामने आई थी कि ना माइक्रोस्कोप खरीदने के स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और बाद में पता लगा कि वो माइक्रोस्कोप जो परचेज किए गए वो बिलो स्टैंडर्ड के थे और फिर एंटी करप्शन ने कार्रवाई भी की। लेकिन साल 2004-05 का मामला आज हल होते हुए अब दिख रहा है, जब हम काफ़ी आगे चले गए हैं। बजाय ये कि जल्दी में ये केस निपट जाता, पहले ही तो एक सज़ा भी मिल जाती किसी को और आगे इस तरीके की कार्रवाइयाँ भी नहीं होती।
जी बिल्कुल, देखिए इस मामले की बात करें तो स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू द्वारा वर्ष 2004 और 2005 के दौरान जो है वो अत्यधिक पैसों पे जो है वो घटिया माइक्रोस्कोप जो है वो खरीदा गया था और इसमें 5 सरकारी कर्मचारियां जो है वो इन्वॉल्व पाए गए थे, मुलविस पाए गए थे, जहाँ पे मामले को दर्ज किया गया था। देखिए इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ये पता चला कि इन 5 सरकारी कर्मचारियों ने जो कि अत्यधिक पैसों से जो है वो एक घटिया माइक्रोस्कोप को खरीदा है, अपने पदों का दुरुपयोग किया है, एनआईटी की जो यानी कि जो रूल्स है उसका जो है वो उल्लंघन किया है और साथ ही साथ इसे बिल्कुल भी यानी कि जांच नहीं किया गया और जांच ना करने के बाद इन्हें जो है वो बल्क में जो है वो मंगवाया गया और इसकी जो यानी कि जो सप्लाई है उसके साथ मिलकर जो है वो पूरी तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो रची गई। जब देखिए पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ और ये खुलासा हुआ कि ये 5 सरकारी कर्मचारियों ने जो है वो कहीं ना कहीं राज्य का सरकारी का जो खजाना है उसको पूरी तरीके से जो है वो दुरुपयोग किया है। तो ट्रायल कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया और एविडेंस जब इनके खिलाफ लाए गए तो तब ये पूरी तरीके से साफ हो गया कि ये 5 सरकारी कर्मचारी जिन्होंने जो है वो कॉन्स्पिरेसी रची थी और अपने पद का दुरुपयोग किया। फिलहाल इन 5 सरकारी कर्मचारियों को जो है वो सजा सुनाई गई है, 2 साल की जो है वो सजा सुनाई गई है और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 1 साल की और जो कि अंडर सेक्शन 120B आरपीसी के तहत जो है वो 1 साल की और सजा सुनाई गई है और दोनों जो सजाएं हैं वो वर्तमान में जारी रहेंगी। इसके अलावा हर एक प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को जो है वो 25,000 रुपए जो है वो यानी कि मुआवजा जो है वो देना होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो ट्रेडर है जसविंदर सिंह मनोचा जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्हें करीबन 1 लाख के करीब जो है वो फाइन अदा करना होगा। अगर ये फाइन अदा नहीं करते हैं तो इन्हें 3 मंथ की और जो है वो सजा सुनाई जाएगी। देखिए जो 5 सरकारी कर्मचारी है जो कि बताया जा रहा है जतिंदर कुमार जो कि उस समय एओ डायरेक्टर थे स्कूल एजुकेशन के, उसके बाद रामेश्वर कुमार है शर्मा जो कि उस समय लेक्चरार थे जियोलॉजी के, उसके बाद बलवंत सिंह है जो कि लेक्चरार थे जियोलॉजी के और साथ ही साथ बलबीर सिंह जम्वाल जो कि सीईओ थे उधमपुर के और जसविंदर सिंह जो कि ट्रेडर है यानी कि जिनसे जो है वो ये खरीदारी जो है वो की गई थी। और इन 5 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो है वो यानी कि इन्हें सजा जो है वो सुनाई गई है और फिलहाल इन्हें 2 साल की और 100 साल की जो है वो इन्हें सजा सुनाई गई है और साथ ही साथ इन्हें जो है वो फाइन भी जो है वो अदा करना बहुत बहुत होगा। शुक्रिया शिल्पा डिटेल्स देने के लिए। जम्मू से हमारे साथ थी। ये घोटाला काफ़ी वक्त पहले लेकिन एक तवील मुद्दत के बाद अगर कार्रवाई हुई है तो सही तरीके से कार्रवाई और आगे बढ़े और फिलहाल सजाओं का ऐलान कर दिया गया है। मजीद तफसीलात इसमें तब आएंगी जब आप देखेंगे। हो सकता है कि ये पूरा इसके अलावा और भी रैकेट हो, लेकिन इतने सालों में इन 4-5 लोगों का पता चला है जिनकी सजाएं हुए हैं। कॉलर्स की तरफ चलेंगे लेकिन एक खबर साथ साथ उस शख्स के मुतल्लिक भी जो नौजवानों को लूटने का और फ्रॉड करने के इल्ज़ाम के बीच जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया और ये सरकारी टीचर है। आप कॉल करना शुरू करेंगे। जी इशफाक, कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में चारों नंबर्स आएंगे, उस तरफ चलेंगे। लेकिन फेसबुक पर जो है वो कुछ लोग लूटने का काम कर रहे थे, उस तरफ भी चलेंगे। मगर नौकरी के एवज एक बड़ी रकम लेने के इल्ज़ाम में एक शख्स जो पिछले दिनों मुअत्तल हुआ था वो गिरफ्तार हो चुका है। एक सरकारी टीचर है और गिरफ्तार टीचर अब बाज़ाब्ता तौर पर 15 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जिस पर यह इल्ज़ाम है कि वो कई नौजवानों से पैसे लेकर सरकारी मुलाजमत के नाम पर धोखा दे रहा था और इसकी तस्दीक क्राइम ब्रांच की जानिब से की गई। उस्ताद मोहल्ला जम्मू का एक रिहायशी है। जमील अंजुम के तौर पर इसकी शनाख्त हुई। 23 मई को ये गिरफ्तार होता है और अब एक लोकल कोर्ट में इसको पेश किया गया, जहां 15 दिन की अदालती तहवील में भेजने का इसको फैसला हुआ, जो पुलिस ने रिमांड मांगी भी थी। कहा गया कि ये शख्स गुजरनगर के एक राशिद मनहास के नाम का एक शख्स है जिसने शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद तहकीकात आगे बढ़ी और उसमें यह दावा था कि उसकी बहन के लिए सरकारी मुलाजमत का बंदोबस्त करने के बहाने उसने उससे 10 लाख रुपए नकद लिए, 5 लाख रुपए सोने के जेवरात भी उनसे लेकर चला गया। और जब ये शिकायत मुलजिम ने की तो फर्जी ऑर्डर्स भी उनको ये शख्स देकर चला जाता है। ये 15 लाख तकरीबन जिसमें जेवरात थे और बाकी कैश था। फिर यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में कुछ असामियाँ पड़ी हैं, कुछ उम्मीदवारों को कहा गया कि आपको वहाँ पर एडजस्ट कराएंगे और वो नौजवान जो इंतहाई मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत गरीब हैं या गरीबी की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उन नौजवानों को ज़्यादा ठगने का काम इस शख्स ने किया है। 23 तारीख को गिरफ्तार हुआ था, 15 दिन की अदालती तहवील में गया है। इसीलिए बार बार इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी मुलाजमत का जब सरकार की तरफ से और सरकारी वेबसाइट पर और सरकारी वुज़रा या अफसरान ऑर्डर्स ना करें, तब तक इस तरह के किसी भी शिकंजे में ना आए, इस तरह की किसी जाल में ना फंसें जहां आपको असासे भी गंवाने पड़े, जो थोड़ी बहुत कमाई है वो भी जाए
और बाद में अदालतों के चक्कर भी काटने पड़े। ये इस तरह के दर्जनों केसेस सामने आए हैं और सरकारी मुलाजमत के लिए सरकारी टीचर इस तरीके से धोखा करेगा, ये बड़े कम केसेस हैं, मगर ये भी आज के दौर में मुमकिन है। पुलिस ने इसमें अब बाकायदा कार्रवाई कर। चलिए जनाब, आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए आएंगे। आपका फ़ोन कॉल हम जब तक हमारे स्टूडियो में आती है पहली कॉल, तब तक ज़रा आपको बताएंगे, ज़रा एहतियात बरतिएगा। एहतियात क्यों बरतना है? एक खबर तो आपको आसिफ ने बता दी, अब दूसरी खबर भी आपसे अब बाखबर करेंगे आपको, वो है ज़रा सोशल मीडिया साइट फेसबुक के हवाले से। आए दिन फेसबुक पर अपील आती है डोनेशन की, ये लोग बीमार हैं जी, इसका ऐसे मामला है, इसका ऐसे मामला है। नो डाउट कि उनमें बहुत सारे जेन्युइन केसेस भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ठगी वाले मामला भी सामने आ रहे हैं और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की है और अवाम से अपील भी की है। फेसबुक का डोनेशन फ्रॉड का मामला सामने आया है श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की है। पुलिस स्टेशन नौहट्टा में बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शिकायत आई थी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। फेसबुक पेज के एडमिनिस्ट्रेटर, ओनर और उसके साथ एक और फ्रॉडी शख्स की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने फर्जी केस बनाकर, फर्जी अकाउंट बनाकर एक लड़की की तस्वीर चस्पा की, कहा कि ये बीमार है, इसको पैसा चाहिए, और बाद में पता लगा कि कहानी कुछ और ही है। 30 मई सन 2025 को पुलिस स्टेशन नौहट्टा को एक तहरीरी शिकायत मिली, जिसमें कहा गया कि मुनीर अहमद मिसगर वलद मोहम्मद सिद्दीक मिसगर, जो साकिन मुगल मस्जिद नौहट्टा है, इनकी तरफ से ये कहा गया कि कुछ लोगों ने जी उनकी बहन का फोटो फेसबुक पर अपलोड किया है, फैब्रिकेटेड स्टोरी बनाई है और पब्लिक डोनेशन के लिए मांग कर रहे हैं। और जो ही ये खबर और ये इतला पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है और तर्जुमान पुलिस की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि FIR नंबर 21 सन 2025 रजिस्टर किया गया। सेक्शन 318 319 BNS के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन और उसके बाद तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाया गया। फेसबुक के अंदर जो फ्रॉड में लोग मुलविस थे, मोहम्मद लतीफ़ लोन, वला सना अली मोहम्मद लोन, रेजिडेंट ऑफ तुजन पुलवामा, और उसके साथ साथ एक और एक्यूज आमिर यूसुफ खान वलद मोहम्मद यूसुफ खान साकिन बांडीपोरा, जो फिलवक्त गुलाबाग श्रीनगर ज़कुरा के अंदर रह रहा था। ये आइडेंटिफाई, ये इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि जनाब इन्होंने फ़र्जी अकाउंट बनाया, डोनेशंस को ले लिया और इस तरीके से पुलिस के पास जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने कार्रवाई की है। अब ये जेन्युइन था नहीं था, लड़की जेन्युइन बीमार है नहीं है, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन फ़िलहाल पुलिस का दावा ये है कि जनाब फ़र्जी तौर पर लोगों से पैसे लेने का मामला था। FIR दर्ज हुई है, इसलिए आप भी एहतियात बरतिएगा। जब आप भी कोई चैरिटी करें तो ज़रा पूरा मुतमईन होकर करें कि मैं जिसको दे रहा हूँ ये जेन्युइन केस है, वरना इस तरीके के नटवरलाल ठग आपके साथ भी कहीं ना कहीं इस तरीके की ठगी। एक अच्छा सवाल हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि ये एक नया ट्रेंड और न्यू नॉर्मल बन गया है डोनेशंस में। अब कई सो कॉल्ड जर्नलिस्ट भी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को पकड़कर अपील करवाते हैं और इनमें वादी कश्मीर के अंदर ज़्यादा ट्रेंड है। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जनाब ट्रेंड बहुत है, इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन जेन्युइन कॉज और जेन्युइन लोगों के लिए अगर दिया जाए वो सही है, लेकिन पहले खुद आप मुतमईन हो, आप जानते हो कि मैं किसको दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ और ये आदमी कौन है जो ये अपील कर रहा है, ये बड़ा मामला है जी। चलिए जनाब चलते चलते कुछ फ़ोन कॉल्स को फटाफट से ले लेते हैं जी। कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, 1-2 कॉलर्स को जरा फटाफट से ले लेते हैं। चारों फ़ोन नंबर आपके सामने आए हैं। कॉल करने से पहले आपने TV की आवाज़ को बंद करना, सीधे फ़ोन लाइन के जरिए से आप बात करेंगे, अपना नाम इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा। कॉलर लाइन पर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गवर्नर साहब बहुत मोहम्मद शफी गिली कदल जोनी मार पे जी यासीन साहब, हजरत अचवनी से ये सह BSNL सह टावर सह डिफेंस ये नेट चलान बार बार वन शरत वो तुम वन तुम दपो बहुत करना ठीक, मगर टिल डेट वो कह बचन सत्यान बाकी चीज बैंक ट्रांजेक्शन अच्छे सोरे डिफेंस पे ये पे लाल चौक खसन पे पे ट्रांजेक्शन कर गो यह कसम। ब्याक वन स्कूल यूनिफॉर्म वनान यह स्कूल वल अमिस सा कुछ जाए यम तोर गसान तक मंगान 100 1200 1500, मगर वह अगर तमें वो मार्केट वैल्यू सह बराबर कहें अत पे गोस यून यह कट कर यतुल सोब अगर सह बुलावे मीटिंग पेरेंट्स गो वो कत यह बलबूत पे वर्दी वन इन दुकानदार कन या अन यह कूमत यह कत बेसस पे बनान यह कूमत। अच्छा नंबर 3 वन स्मार्ट मीटर ये चालू ये लगो केबल मगर कनेक्शन दिवान तत पे कहें। हुआ वन यह डिपार्टमेंट असा लॉस
अच्छा नंबर 4 वन लेडी बस सुबह लेडी बस सो बड़ सौरी पे दरगाह पे अच्छे मंज वारिया वारिया की हिसाब वाले खसान अत ग स्पेशल बस सुबह 9 पे 10 तान बे गो शाम 4 बजे बजन स्पेशल लेडी बस थाना अलग। चलो सर शुक्रिया कॉल करने। 2-3 मामले आपने बताए जी, बड़े इंपॉर्टेंट ये है। स्मार्ट सिटी वाला मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि केबलिंग होगी या उसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा, क्या मामला है इसके पीछे, KPDCL के जिम्मेदार इस पर खामोश क्यों है, एक बड़ा सवाल ये भी है। फिर जिस तरीके से आपने ये ख़वातीन के लिए जो मखसूस गाड़ियाँ रखी गई हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं कि जिनमें शहर के अंदर ये, शहर के बाहर किसी को इसका फ़ायदा नहीं है, और फिर जब ये गाड़ियाँ भी चलती हैं तो किस तरीके से चलती है उसकी अक्कासी आपने खुद की है। मुझे उम्मीद है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और ट्रांसपोर्ट के जो वज़ीर साहब हैं वो ज़रूर इसकी ओर तवज्जो देंगे। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब शकील साहब के जोरबाग सर। जी जनाब शकील साहब। अर्जुम जनाब अख चीज ओत्र कुंत्रिम जुमा दह शुरा नफर ऊन शुरा अंबर वार पे वनियार चौकस तान शुरा नफर के ऊन ऐसे मे गए शुरा व नफर अत लड़ीज मतलब यम बच्ची नाव तो बे 3 लड़ीज बे मर्द 4 शुरा नफर SMHS अज 8:30 बजे पे 9:30 तान तम शुरा नफर मामूली कह यम जंग रटान तम तरान कह पत कस्मत अब अकिस गंटस मज आव 2 गंटन मज ऊन कर मतलब तमिस रटान कुन जाए यह ये रटान पे पटर यह फुटपाथ यह बंद पकन खुद चन वत तो शुरा नफर गए SMHS इकोटे अकी मालिक नंबर वार पे वनियार चौकस तान शुरा यथ मे स्कूल बच्ची 9 वदा अल्लाह ताला दी नजात मर्द 4 बे आज सब्जी कमर अफसोसुक मकाम यह बिल्कुल अफसोसुक मकाम कि बार बार यम शिकायत और कई लट वोन इंतजामिया कि करो वह कार्रवाई थी, लेकिन सिर्फ कैंसन नफरन हंदिस दबावस मज इत पूरा अवाम आवलिनस अंदर त्राउन यह इंतहाई अफसोसनाक। और मे उम्मीद कि जनाब कमिश्नर साहब जरा तवज्जो दें जी, ये शहर के अंदर ये मामला बड़ा ख़तरनाक बन रहा है। ये शहर के नहीं गाँव देहात तक भी पहुँच चुका है, और अगर एक ही इलाके के 9 से 10 या 16 लोगों पर पागल कुत्ता हमला करे और अभी तक वो काबू में ना आए तो सवाल आप पर ही उठेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के जिम्मेदार भी आप ही हैं और म्यूनसिपलिटी के जिम्मेदार भी आप हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके जिम्मेदारान आप तक इस बात को ज़रूर पहुंचाएंगे और शहर के अंदर निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए उसकी ओर ज़रा तवज्जो दें। अदालत से भी रजू करें जी, दरख्वास्त करें कि जनाब ये अवाम का मामला है, इंसानों का मामला है, इंसान ज़्यादा बेहतर है या हकूक़ हैवानात को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ये भी एक बड़ा सवाल आज के दिन में हमारे हैं, क्योंकि मामला कई बार अदालतों का भी चक्कर ये लग चुका है इस पूरे मामले में। एक और कॉलर है जी। हेलो, कौन सा कहां से नाम बताइए। हेलो, चलिए नेक्स्ट कॉलर वेट कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत सबक नसीब बात पे ना बनी बस पानुन अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान साहब करीब मैं तो अर्ज में से राशन से दिवाने से गाठन बट अतन का रेट लिस्ट है सरकार गाठन पड़ा रेट लिस्ट क्या मतलब BPL वलिस कई नुन APL वलिस कई नुन कित पे नुन कत किलो नी। चलो सदा यह बड़ा अहम मे बसान अत ऑलरेडी रेट तयन कर सरकार तम पे ऑर्डर कि हर अकिस राशन गाठस पे गई सो अवेजान सरकारी हुक्मनाम कि BPLS कतिस बन APLS कतिस बन बाकियन कतिस बन सो हुक्मनाम गस इम्प्लीमेंट सपदन। तुह कर शिकायत और मे उम्मीद कि इंतजामी के लूक जरूर तुझ आवाज़ बोजान और करना हो ये मसले ते कुछ तरीका हल करने की कोशिश। लास्ट कॉल दे दीजिएगा जी प्रोग्राम के। हेलो हेलो, नाम बताइए कहाँ से।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बज रहे हैं जी, प्रोग्राम सलाम जेके में आज हमारे साथ बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि कल आपके सामने फिर हाजिर खिदमत रहेंगे। कोशिश करेंगे कि कल भी कुछ फ़ोन कॉल्स को लिया जाए और आपसे यही दरख्वास्त, जब आप कॉल करते हैं ना, ज़रा जल्दी जल्दी से बात करना शुरू करें। आप जब ये डिले करते हैं तो बहुत सारे कॉलर्स रह जाते हैं बाद में, और हमारे लिए काफ़ी मुश्किलें बाद में होती हैं जब वो बाद में कॉलर्स फ़ोन करके हमारे ज़ाती नंबर्स पर या हमारी लैंडलाइन पर कॉल करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको जवाब देना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज इतवार है, आप एंजॉय कीजिएगा, हम हर पल आपके साथ रहेंगे, खबर से आपको बाखबर करेंगे। राब्ता साइट के साथ साथ टीवी पर भी हमारे साथ ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हमी व नासिर।